महाराष्ट्र में सियासी भूचाल तो आया, लेकिन इसके बाद यूपी और बिहार तक हलचल तेज है। अगर आंच की जद में यूपी और बिहार हैं, तो यहां पर खेला क्या होगा? अगर होगा 2024 से पहले होगा। क्या समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है, शरद पवार ने जो साल 1978 में, यानी आज से कई दशक पहले किया, लगभग 5 दशक पहले किया, वसंत दादा के साथ में, वही शरद पवार के साथ में हुआ। लेकिन क्या शरद इतने भर से मान जाएंगे? एक और सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में सीएम फेस बदलने वाला है? क्या अजित पवार को सीएम आने वाले दिनों में बना दिया जाएगा? अगर ऐसा है, क्या होगा एकनाथ शिंदे का? क्या केंद्र में देवेंद्र फडणवीस जाने वाले हैं? अभी सियासत का कितना चैप्टर चालू है? महाराष्ट्र से लेकर के यूपी, यूपी से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर के बंगाल तक, और बंगाल से लेकर के कर्नाटक तक सियासी हलचल बहुत तेज है। और इसी बीच पवार वर्सेस पवार, दोनों के बीच का ये जो वॉर है, दोनों के बीच में वार पलटवार है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं शुरुआत। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चली है। महाराष्ट्र में नई शपथ के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग आज होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने भी आज ही बुलाई है कैबिनेट की बैठक। दोपहर 12:30 बजे उद्धव ठाकरे करेंगे मीटिंग। महाराष्ट्र में ही आज होने वाली है कांग्रेस की भी बड़ी बैठक, यानी एक के बाद एक मीटिंग पर मीटिंग होने वाली है। लेकिन आप ये जानना चाहेंगे ना कि शरद पवार कर क्या रहे हैं? शरद पवार का जो एनसीपी खेमा है, यानी जो बचे हुए नेता, विधायक, पदाधिकारी हैं, ये सुपर एक्टिव हो गए हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले की रात में ही लीगल एडवाइजर से मुलाकात हुई है, लीगल ओपिनियन लिया गया है। मुंबई के सिल्वर ओक बिल्डिंग में ये मीटिंग हुई। लीगल एडवाइजर प्रांजल अग्रवाल के साथ में ये मीटिंग हुई है। लीगल ओपिनियन ले रहे हैं शरद पवार और सुप्रिया सुले के आगे आने वाले दिनों में किस तरह से अपना हक, अपना दावा ठोकना है एनसीपी पर, यानी सुप्रिया सुले, शरद पवार सुपर एक्टिव हो गए हैं। लीगल एडवाइजर प्रांजल अग्रवाल हर तरीके के जितने भी विकल्प होते हैं उन्हें तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत के 48 घंटे के बड़े बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें शरद पवार संरक्षक एनसीपी, अजित पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, प्रफुल्ल पटेल जिन्होंने शरद पवार से बगावत की, उद्धव गुट के जो संजय राउत हैं उनकी भी नजरें टिकी हैं, अजित गुट के एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी, छगन भुजबल मंत्री महाराष्ट्र जो एक जमाने में शरद पवार के करीबी कहे जाते थे। अगर 48 घंटे के बड़े बयान आप सुनेंगे, कई भविष्य के पॉलिटिकल इंडिकेशंस आपको मिलने वाले हैं। देखिए और सुनिए। खुशी इसकी है कि जब ऐसी स्थिति का सामना करने की स्थिति मुझ पर आ गई, चुनाव होने के बाद लोगों ने मेरी जो नीति थी उसका समर्थन दे दिया। सबने एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। हमारी उनको हाथ जोड़कर विनती है कि पार्टी के बहुसंख्यक आमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जन सामान्य कार्यकर्ताओं की इच्छा का वो आदर करे। हमारे यहाँ भी हो गया, जहाँ जहाँ बीजेपी पार्टी तोड़ सकती है तोड़ने की कोशिश करेगी। 2024 तक बाद में देखा जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के साथ खड़ी है, पवार साहब का आशीर्वाद में है। हमने कोई बगावत नहीं की है। जो 54 विधायक हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी अजीत दादा ने करके दिखाई। पार्टी के सारे जो प्रमुख जो है एमएलए है, एमपीज है, जिला अध्यक्ष हैं, वो सारे जो है हमारे साथ है और हम जो है पार्टी के साथ है। 100% पवार साहब हमारे तो भगवान है, हमारे देवता है, हमको नेता मानते हैं। उन्होंने पार्टी खड़ी की है। पवार साहब मतलब ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है कि हम गुरु मानते हैं, हम गुरु उनको मानते हैं, आज से नहीं पहले से मानते हैं। और एक गुरु से यही हाथ जोड़ की विनती रहती है कि वो गुरु हमें आशीर्वाद दे। जो भी निर्णय दादा ने लिया वो सोच समझ के लिया रहेगा। और हम लोग कार्यकर्ता जो है वो हमेशा दादा हमेशा कार्यकर्ता के पीछे खड़ा रहने वाला आदमी है। तो निश्चित तौर पे दादा ने जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया। महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार तक सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चली है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रमणि शुक्ला यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव हैं। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी में? कितनी तोड़फोड़ है?
बिहार की राजधानी पटना से शक्ति लाइव हैं मेरे कंसल्टिंग एडिटर, मेरे सीनियर कोलीग और देश की राजनीति को बहुत करीब से और अपने बेस्ट पॉलिटिकल एक्यूमेन के साथ में जुड़े हैं मनीष अवस्थी जी। आलोक सर मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, वो भी हमें गाइड करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति में क्या बड़ा होने वाला है। लेकिन अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, लीगल एडवाइजर प्रांजल अग्रवाल ने शरद पवार और सुप्रिया सुले को क्या क्या ओपिनियन दिया है, क्या क्या विकल्प बताए हैं, अंदर की खबर क्या है? अभिषेक सुन पा रहे हैं आप? अवल मेरे सेना से? हाँ, आवाज आ रही है, बोले अब आप। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, शरद पवार इस वक्त मुंबई में पहुंच चुके हैं। रात में मुंबई पहुंचे हैं, आपको पता ही है। मुंबई में आने के बाद वो लगातार मीटिंग का दौर शुरू हुई। इस वक्त सुप्रिया सुले घर पर ही मौजूद हुई है, उनसे लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद और इसके पहले भी प्रांजल, जो कि आप नाम बता रहे हैं, उनके वकील हैं, उनके लीगल एडवाइजर हैं, उनसे बातचीत की हुई है और आज वो मुलाकात करके और भी अलग डिटेल में तमाम बातचीत करने वाले हैं। तो जरूर महाराष्ट्र में खासतौर कह सकते हैं मुंबई में इस वक्त सरगर्मियां लगातार तेज हुई है, खासतौर से आज के दिन, क्योंकि दोनों सभी जो पार्टियां हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं और अजीत पवार और शरद पवार दोनों आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और देखना ये होगा कि क्या इतना मामला कोर्ट पे जाता है क्या। इस लीगल एडवाइस का मतलब साफ हो जाता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा 1 साल पहले उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्हें वहां से सही तरह से राहत नहीं मिली। हो सकता है कि शरद पवार भी अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है शरद पवार और सुप्रिया सुले पर कि कहीं इस मामले पर वो कार्रवाई करें और भले वो न चाहते हुए भी साथ कार्रवाई करना पड़ेगा, एक माना जा रहा है। लेकिन दूसरी बात है, अजीत पवार पूरे फॉर्म में है। अजीत पवार आज अपने नए ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं। राशिद मुंबई में मंत्रालय के ठीक सामने एक नया ऑफिस बना रहे हैं, यानी जो पुरानी ऑफिस एनसीपी की मुंबई में है उसे हटाकर या उसकी जगह पर दूसरा ऑफिस बनाया जा रहा है। अभिषेक, आप मेरे साथ में रहें। और दूसरा महाराष्ट्र का कैबिनेट। अभिषेक, आप मेरे साथ में रहें, आप रहिए मेरे साथ में। मनीष जी, आपको क्या लगता है शरद पवार के पास में कितने पत्ते बचे हैं? शरद पवार के जहन में क्या चल रहा है? एक जमाने में 1978 में जो वसंत दादा के साथ में शरद पवार ने डिच किया, कहते हैं महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिच था और उसके बाद महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के लगभग 38-39 साल के सीएम शरद पवार बन गए। ठीक आज लगभग 5 दशक के बाद में अजित पवार ने वही किया है। लेकिन क्या शरद पवार अपने आप को वसंत दादा भर बने रहने देंगे? क्योंकि शरद पवार के बारे में कहते हैं वो संभावनाओं की राजनीति के सम्राट हैं, कब क्या कर दें कुछ भी पता नहीं। जी, ये कहा जाता है राशिद कि एक मुट्ठी की खबर दूसरे को नहीं होती। ये शरद पवार है, सियासत में जो उनकी पैठ रही है, 65 साल का सियासी सफर रहा है और एक ऐसे पड़ाव पर जब उन्हें उन्हीं के भतीजे ने सियासी दंगल रचित किया है राशिद, मैं ये कहूंगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट सेल्फ। तो 78 में जो हुआ था, शरद पवार भी 40 विधायकों के साथ ही अलग हुए थे और वसंत दादा की सरकार को झटका दिया था और सरकार बनाई। तो बगावत के तेवर की अगर बात करें तो उनके भतीजे ने जो अपने चाचा को बचपन से लड़कपन से देखा, सिखा, समझा, जाना, वही चाचा पर दांव खेल दिया। और चूंकि जैसे कल आलोक सर भी कह रहे थे, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, आलोक सर का कहना था कि जिस तरह से कबड्डी के खिलाड़ी थे तो कबड्डी के खिलाड़ी में एक आवाज आती है हुत्तुत्तु, वैसा ही अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ किया। और जहां तक कानूनी राय की बात है राशिद, ये देखिए सारी बात अगर शिवसेना की बात करें, जो सर्वोच्च अदालत ने कहा है, सारा फैसला आकर टिक गया है किस पर? विधानसभा अध्यक्ष पर। तो राहुल नार्वेकर ने भी ये साफ कर दिया है कि अयोग्यता पर योग्य फैसला मैं ही लूंगा। तो आप ये समझिए कि जो साल भर पहले शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ है। और इस बार जो बाजी है सोच समझकर खेली गई है, क्योंकि इस बार देवेंद्र ये नहीं चाहते कि उनकी नामुसी हो या उनके किसी फैसले को लेकर पार्टी हाईकमान के सामने वो कमजोर साबित हो। तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार अब कुछ करने की स्थिति में है। और उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि मेरा कोई आशीर्वाद अजीत के साथ नहीं था, ये जो कुछ भी हुआ अजीत ने खुद किया है। तो ये अपने आप में साफ दिखाता है। हालांकि उनके एक सांसद जो कि राजभवन के दरबार हॉल में जब शपथ समारोह हो रहा था वो वहां पर मौजूद थे, अमोल कोले, वो अब शरद पवार के पाले में चले गए और 2 विधायक के भी साथ जाने की बात है। लेकिन जहां तक अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री रिपीट सेल्फ, इतिहास दोहराता है, जिसके सामने बहुत छोटे हो जाते हैं। अब इतिहास दोहराए जाने के बाद कितने पन्ने पलटे जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आलोक सर, यहां पर आप आ सकते हैं।
आलोक सर, मैं आपके जरिए ये समझना चाहूंगा, क्योंकि कई दशक तक हिंदुस्तान में केंद्र की राजनीति, राज्यों की राजनीति आपने बहुत अच्छे तरीके से समझी है, अपने पत्रकारिता करियर में आपने रिपोर्ट की है, कई बड़ी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग्स आपने इसी हिंदुस्तान को दी है। एक खबर पर्दे के पीछे ये चल रही है कि शरद पवार को बगावत के बारे में पता था। शरद पवार ने एक जमाने में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पार्टी का वो मुखिया ही क्या कि राजनीति में किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ चल रहा हो और उसे पता ही ना चल पाए। शरद पवार वो हैं जिनके आंख कान हमेशा ही खुले होते हैं। तो क्या ये वाकई में संभव है कि बगावत न पहचान पाए हो शरद पवार, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए एक सेफ पॉलिटिकल पैसेज का भी इंतजाम कर रहे हैं शरद? राशिद जी, मेरा मानना है कि देखिए, प्रफुल्ल पटेल को निष्कासित कर दिया गया, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो सांसद बने रह सकते हैं, वरना होता ये है कि आप अयोग्यता का उन पर आरोप लगाते कि ठीक है वो दल बदल का कानून के तहत आ जाते, वो तो चौथे दिन ही उनकी सदस्यता चली जाती, जैसे शरद यादव के साथ हुआ था। इससे आप अंदाज लगा लीजिए, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि देखिए शरद पवार जी वही खेल खेल रहे हैं। वो चाहे वसंत दादा जी को पहले किया, फिर उसके साथ आ गए, वसंत दादा तो बाद में और दिग्गज नेता रहे, मेरा तब भी वसंत दादा से मुलाकात होती रही, और शरद पवार जी को भी मैं वर्षों से देखता रहा हूं। वो इस बात पे 99 में सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने नई पार्टी बनाई जिसका आज टूट होने की बात कही जा रही है, और वही सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब मनमोहन सिंह सरकार बनी तो तुरंत उन्होंने अपने साथ दोबारा शामिल होना पसंद कर लिया, नरसिंह राव के साथ रहना पसंद कर लिया। तो ये तो वो दोनों तरफ की लड्डू चाहते हैं, और शायद उस सत्ता के खेल में संभव है, वो चाहे सबसे संबंध भी उनके हैं, अजित पवार अपना कर ले, भतीजा है, और बेटी के लिए रास्ता भी खुला रहे, इसलिए मेरा इसमें कोई शक नहीं। आलोक सर, मैं प्लीज इंटरप्ट यू इन बिटवीन। माफी के साथ में, क्योंकि बिहार से बड़ी खबर आ गई है। बिहार में सियासी फेरबदल की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। 24 घंटे के बाद पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। 40 लोकसभा सीटों के साथ बिहार देश में चौथे नंबर पर है, और एनडीए की नजर है। चिराग पासवान ने भी विधायकों के टच में होने की बात कह दी है। टूट के डर से विधायक और सांसदों से मिल रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, यानी चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी। एक बार आप सुने बिहार के राजनेताओं के जो बड़े बयान हैं। राजीव रंजन नेता जेडीयू, संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे, सुशील मोदी सांसद बीजेपी, खालिद अनवर एमएलसी जेडीयू, सम्राट चौधरी अध्यक्ष बिहार बीजेपी, चिराग पासवान अध्यक्ष एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, नितिन नवीन, इन सभी को एक साथ सुनिए, आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचारियों की अभयारण्य है, और इसीलिए मैंने लोटस लॉन्ड्री कहा है कि दाग मिटे ना मिटे, उस लॉन्ड्री में एक बार जो धुलेगा उसके दाग अच्छे लगने लगे। माननीय नीतीश कुमार जी कुर्सी कुमार के रूप में जाने जाते हैं, और ये बेचैनी है, तो निश्चित तौर पर राजद चाहेगा कि अब अगर नहीं मानेंगे तो उनके विधायकों से बात करके उनको तोड़ करके कोशिश किया जाएगा। नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है, सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं, और इसलिए एक भागदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। सुशील मोदी जी निश्चिंत रहे इस बात के लिए कि यहाँ कितना भी डरा देंगे, कितनी भी धमकी दे देंगे, कितना भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा देंगे, कोई आपके काले करतूतों के समर्थन में खड़ा होने वाला नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी के प्रति किसी का भरोसा ही नहीं है, ना उनके गठबंधन के लोगों का भरोसा उनके ऊपर है, ना उनके पार्टी के किसी नेता को उनके ऊपर भरोसा है। एक ही लोकसभा की सीट, एक ही विधानसभा की सीट पे कई दावेदार और मौजूद हैं, तो यकीनन अपने भविष्य को लेकर चिंता है उनके पार्टी के विधायकों में, नेताओं में, उनके सांसदों में। किस दिन क्या हो जाए आप देखिएगा कि संभव यह भी हो सकता है कि जेडीयू से पहले कांग्रेस में ही न खेला हो जाए बिहार। आज भाजपा एक विश्वास का नाम है। जो भी दल भाजपा के साथ जुड़ते हैं उनको मालूम है कि हम लोगों ने 15-17 साल दूसरे पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री तक बना के रखा, और हम चुनौती देते हैं कि हमारे एक भी विधायक को वो तोड़ने का प्रयास करें। यद्यपि इस कायरतापूर्ण कार्रवाई करने से पहले हम चाहेंगे कि वो जनता के बीच में जाएं और हमें पराजित करें।
लगता है कि जिस तरह अजीत पवार जी ने महाबंड किया है, उसी तरह बिहार में भी माननीय नीतीश कुमार जी पर बहुत एमएलए नाराज है। नीतीश कुमार जी आरजेडी छोड़कर बीजेपी के पास आए, बीजेपी छोड़कर आरजेडी के पास चले गए। क्या बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है? बिहार की राजधानी पटना से शक्ति कुमार मेरे साथ में लाइव हैं। शक्ति, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में तो फूट पड़ेगी, उससे पहले कांग्रेस भी टूट जाएगी। क्या ये सच है? नीतीश से कितने जेडीयू के विधायक नाराज हैं? ललन सिंह के खिलाफ कितनी नाराजगी उभर करके आई है? जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की इनसाइड स्टोरी क्या है? सीधा मैंने सवाल किया, एकदम सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, जेडीयू के जो अभी जो विधायक हो या सांसद हो, स्वाभाविक रूप से जब एनडीए में थे तो उस दौरान बीजेपी के साथ थे और आरजेडी के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़के आए थे। तो विधायक कितने नाराज हैं? बिल्कुल सीधे ये बताइए, विधायक क्या वाकई में नाराज हैं? देखिए, अभी इसको लेकर खुल के कोई भी विधायक या कोई भी सांसद जो है मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आरजेडी के साथ जाने के बाद जो है जेडीयू का एक खेमा जो है डॉक्टर जीवीआर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ में हैं। डॉक्टर जीवीआर, ऑपरेशन लोटस कहां होने वाला है? चंद्रमणि, उसके बाद आपके पास आऊंगा मैं। आप जितने भी लोग हैं स्क्रीन पर स्टैटिक रहिए, आप सभी लाइव हैं। अभिषेक, आपके पास भी आता हूं। डॉक्टर जीवीआर, ऑपरेशन लोटस कहां चलेगा? ऑपरेशन लोटस को छोड़िए, हमारा देश जो जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था बनी थी, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो व्हाइट सफेद शर्ट और पैंट पहन के ये राजनीति के नाम पे, सेवा के नाम पे ये जो धंधा करते हैं, ये सारे धंधा करने वाला अपने दुकान चलाए, उनको नाम दे रहे हैं राजनीतिक पार्टी। मैं मानता ही नहीं, मैं पहले से आपको बार-बार कह रहा हूँ, ये मंडी है। आप शरद पवार को बहुत जीवीआर, आपको दिक्कत जो है ये बगावत से है, राजनीतिक शुचिता में गंदगी आने से है, या सफेद कुर्ते पजामे से है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ये कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप ये देखिए ना, अभी इन्होंने भी कहा था, बहुत तरीके से प्यार से उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया। क्या जरूरत थी भाई? आप अपना लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को आप बता सकते हैं, इनको डिस्क्वालीफाई करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये सारा ड्रामा है, ये पूरा ड्रामा है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये धंधा का बिजनेस है। जीवीआर, एक मिनट रुकिए। यूपी की पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे मेरे साथ में लाइव आ गए हैं। यूपी की पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे, ओपी राजभर अध्यक्ष एसबीएसपी, अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, संजय निषाद मंत्री यूपी सरकार, इन्हें भी आप सुने और समझें। यूपी में तोड़फोड़ की सुगबुगाहट है क्या? देखिए, महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं। कोई बात अभी कहने के लिए नहीं है, अभी कोई बात इस तरह की नहीं है, लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बीजेपी को हटाने के लिए सभी का लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल हो। उनके पास कुछ है नहीं, हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। दिल मिले, और दिल वोट होता है, वोट तो है नहीं। एक प्रदेश का वोट दूसरे प्रदेश में, इनके बाद क्षेत्रीय दल। तो ये लोग इतना इकट्ठा होकर कर रहे हैं, और हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो निश्चित रूप से उसका हमारे लिए स्वागत है। सीधे यूपी की राजधानी लखनऊ चलते हैं, चूंकि चंद्रमणि आज ही आपने खबर दी है कि अंदर की खबर यह है, भारतीय जनता पार्टी और एसबीएसपी का आने वाले दिनों में गठबंधन होने वाला है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बनने वाले हैं ओपी राजभर। आपको सोर्सेस के हवाले से ये खबर हाथ लगी है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या यूपी में समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है? समाजवादी पार्टी में कितने मोर्चे हैं, कितनी खेमेबंदी है और कितने फैक्शन अभी काम कर रहे हैं? जी देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में जो टकरार है, जो आपसी बगावत है, वो उससे सभी परिचित हैं। और अखिलेश यादव लगातार इसको कम करने के लिए पिछले कई सप्ताह से जिलेवार बैठकें कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कब लोहा गर्म है और कब हथौड़ा मारना है। और अगर हथौड़े की बात की जाए तो हथौड़े का काम ओम प्रकाश राजभर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल
महामंथन की शुरुआत हुई थी, तुरंत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया गया, जबकि उस दौरान अमित शाह भी लखनऊ में मौजूद थे और भूपेंद्र चौधरी अमित शाह के साथ ही दिल्ली पहुंचे और वहां पर बैठक हुई। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर एक विस्तृत यूपी को लेकर का आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है? 24 घंटे पुरानी खबर तो यह है कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है, ये ओपी राजभर ने कहा। अब आज की खबर यह है ओपी राजभर बीजेपी के साथ जाएंगे, यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी बनेंगे। एक खबर यह भी है कि आरएलडी समाजवादी पार्टी से अभी नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है। एक खबर यह है कि पिछले लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो मुस्लिम वोट बैंक है समाजवादी पार्टी में जाने के बजाय कांग्रेस के साथ में ज्यादा जाता हुआ नजर आया। इस लिहाज से 1 या 2% के आसपास का कांग्रेस का पॉलिटिकल रिवाइवल भी हो रहा है। यूपी को लेकर के आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या कहता है मनीष जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसा आपने कहा कि ये भी खबर है, वो भी खबर है, खबर ये भी है, खबर वो भी है। तो जहां तक सियासत की बात की जाए राशिद, तो परसेप्शन क्रिएट करना भी सियासत में अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती है। और मुझे ऐसा लगता है बिहार हो चाहे यूपी हो, और जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर। कोशिश जरूर है, लेकिन खासकर बिहार में जो बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये वही राज्य है जहां पर सारी विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई थी। तो बीजेपी ये चाहती है कि उसी राज्य में जहां से ये हमारे खिलाफ विपक्ष एक होने की बात कही गई थी, वहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक से शुरुआत की जाए, फिर आगे यूपी बढ़ेंगे। क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है राशिद जिसके पास सबसे ज्यादा है, यानी 2 बिहार 1 यूपी, यानी अगर आप नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, जितनी लोकसभा सीटें, तो यूपी को लेकर मुझे जो लगता है बीजेपी फूक कर कदम रखेगी। हालांकि तोड़ फोड़ और इधर जा उधर जा ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन यूपी को लेकर बीजेपी एक एक कदम फूक कर आगे यूपी बढ़ेगी। के साथ अपने बिहार को लेकर के आपने बात की है कि आपकी नजर बिहार की सर्जिकल स्ट्राइक पर है, लेकिन आलोक सर, क्या बिहार में सर्जिकल स्ट्राइक इतनी आसान है? वो बिहार जिसने कर्पूरी ठाकुर की सियासत देखी है, वो बिहार जिसने एक जमाने तक लालू प्रसाद यादव की सियासत देखी है, वो बिहार जिसने रातों रात राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की सियासत देखी है, वो बिहार जिसने कई दशक तक नीतीश का बीजेपी के साथ में रहना, फिर बीजेपी के खिलाफ चले जाना, फिर से बीजेपी के साथ आ जाना, फिर से महागठबंधन के साथ में रहना, इस तरह की सियासत देखी है। वो बिहार जिसने पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई देखी है, वो बिहार जिसने रामविलास पासवान की वो सियासत देखी है कि ऐसे राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कि जिसके साथ में चले जाएं ये समझ जाइए कि जीत उसी की होनी तय है। क्या बिहार में सर्जिकल स्ट्राइक इतनी आसान है आलोक सर? देखिए राशिद जी, यहाँ मैं थोड़ा सा विपरीत बात आपको कहना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर जिसको कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को करने की क्या जरूरत है? यदि पहाड़, आपको बारूद तब लगाना पड़ता है जब पहाड़ पर्वत को हिल नहीं रहा हो। वहां जब खुद ही धड़ा करके गिर रहे हैं, बरसात के मौसम में आपने देखा उत्तराखंड में अचानक पूरा खिस करके राजमार्ग के सामने गिर जाता है। तो चरणों में यदि अपने आप आ रहे हो तो उनको इसी, आप देखिए महाराष्ट्र में भी यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को भोपाल में जो बोल रहे थे शरद पवार का नाम लेके, इसका मतलब है कि बीजेपी नहीं चाह रहा था। अब अजित पवार अपने पार्टी में जो करके और शरण में आने की तैयारी कर रहे थे, फडणवीस जी से बात कर रहे थे, अब वो शरण में आ गए। तो बीजेपी को, मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग बीजेपी, बट आई से कि ये जो तरीका है वो यही है कि आप खेलिए, लेकिन ठीक है यदि आप आ जाते हैं। सर एक मिनट, एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। आलोक सर आप भी देखें, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम ने बहुत बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले कांग्रेस विधायकों को शामिल करने पर दे दिया बहुत बड़ा बयान, अभी यहां पर सब कुछ फुल हो गया है, जो करूंगा मैं करूंगा, 1 हफ्ते के अंदर कैबिनेट विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार कैसे करना है हम देखेंगे, बाला साहब और आनंद दीघे के आदर्शों पर हम चलते रहेंगे, ये एकनाथ शिंदे ने कहा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने क्या नहीं कहा ये खबर है मेरे ख्याल से मनीष जी। एकनाथ शिंदे ने एनडीए की बात नहीं की, एकनाथ शिंदे ने ये नहीं कहा कि हम साथ साथ में हैं, एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि जो फैसला करना है मुझे करना है, एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि अभी तो यहाँ पर सब कुछ फुल हो गया है। यानी एकनाथ शिंदे ने जो नहीं कहा मेरे ख्याल से वो बड़ी खबर है मनीष जी। एकनाथ शिंदे ने जो नहीं कहा राशिद, ये वो जानते हैं कि अजीत पवार के सरकार में शामिल हो जाने के बाद वो कमजोर हुए। तो ऐसे में अब बारी है एकनाथ शिंदे की कुछ विधायकों को अगर किसी और दल से आ जाए। लेकिन जहां तक आपने शुरू में जब डिबेट आपने शुरू की, ओपन की राशिद, आपने कहा था कि बैठकों के दौर चल रहे हैं।
बैठकों के दौर तो कांग्रेस में भी चल रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार ने जो दावा ठोका है कि जितेंद्र आव्हाड को लीडर ऑफ ऑपोजिशन करेंगे, तो क्या आपने कांग्रेस से पूछा था? तो यही सारी बातों को लेकर मतभेद तो कांग्रेस एनसीपी मनीष जी, एक बार सामना का संपादकीय आ गया है, एक बार ये भी ब्रेकिंग दिखा लेता हूं, फिर से आता हूं आपके पास। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामना के जरिए उद्धव गुट ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना। समृद्धि महामार्ग हादसे को छोड़ खिलाई गई मिठाइयां, ये सामना में लिखा गया है। शिंदे सरकार को महाराष्ट्र की जनता की फिक्र नहीं है, कुर्सी के लालच में भूल गए जनता की जरूरत को, और जो जनता की जरूरत को भूलता है जनता उसे हाशिए पर डाल देती है। और कहते हैं कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग में बहुत सी चीजें होती हैं, और अजित पवार की नई जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है वो ये, अजित पवार आज नए दफ्तर का उद्घाटन करने वाले हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, डेप्यूटी सीएम अजित पवार करेंगे एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन। अजित पवार ने सरकारी बंगले को ही बनाया पार्टी का दफ्तर। अजित पवार थोड़ी देर में पहुंचेंगे एनसीपी के नए दफ्तर, हर सुख सुविधा से लैस है एनसीपी का नया दफ्तर। पार्टी में तोड़फोड़ के बाद अजित पवार का ये नया दफ्तर तैयार किया गया है, जो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, अभी की बहुत बड़ी खबर। यानी सामना का संपादकीय, अजित पवार थोड़ी देर में एनसीपी के नए दफ्तर पहुंचने वाले हैं। इन दो खबरों पर इंडिया न्यूज की नजर अभी भी है। एक बार फिर से शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति, बिहार को लेकर के इतने बयान दिए जा रहे हैं, बिहार को लेकर हर कोई अपने अपने ओपिनियन दे रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी क्या कहती है? देखिए, नीतीश कुमार एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं, और नीतीश कुमार इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हो सकता है कि महाराष्ट्र में घटना घटी है, क्योंकि जिस दिन महाराष्ट्र में अजित पवार शपथ ग्रहण ले रहे थे उससे चंद घंटे पहले जो है नीतीश कुमार अपने सांसदों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे थे। तमाम उससे पहले उन्होंने विधायकों से भी मुलाकात की थी और सांसदों से भी मुलाकात की थी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात का अंदेशा था कि महाराष्ट्र में की सियासत में इस तरह का कुछ हो सकता है, और इसी अंदेशे के कारण वो अपने जो सांसद हैं, अपने विधायक हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। क्योंकि न सिर्फ देखिए बीजेपी पर, बल्कि एक खेमा बिहार में राजनीति ये भी चर्चा है कि आरजेडी की तरफ से भी जो है जेडीयू को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बड़े खिलाड़ी हैं। और लालू प्रसाद यादव, जब ये भी चर्चा है कि जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन थामा था, उस समय जो है एक डील हुई थी जिसपे तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपी थी। मनीष जी, क्या बीजेपी के समझ में आ रहा है आज की तारीख में कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 2019 में 90% के आसपास सीट शेयर चला गया था, यानी यूपी में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, राजस्थान में था, एमपी में था, लेकिन इस बार 90% एक सैचुरेशन है। और अगर इस सैचुरेशन से नीचे चले गए तो बाकी जितना भी कवर अप करना है, ये महाराष्ट्र से करना है, ये उत्तर प्रदेश से भी करना है, ये बिहार से भी करना है। क्या बीजेपी के जहन में ये बातें हैं? जाहिर सी बात है, बीजेपी आज में नहीं जीती राशिद। बीजेपी आगे आने वाले समय को देखकर अपनी स्क्रिप्ट तैयार करती है और रूपरेखा तैयार करती है। एक स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी ये जानती है कि अगर हिंदी पट्टी के राज्यों में अगर बीजेपी कमजोर होती है तो जाहिर सी बात है फिर नंबर आएंगे कहां से, क्योंकि महाराष्ट्र के नीचे तो कोई जनाधार बचा नहीं कर्नाटक के बाद। तो इस सूरत में हिंदी पट्टी के राज्यों को, जहां पर सबसे ज्यादा सीटें जैसे यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, 40 सीटें बिहार, 48 महाराष्ट्र और 80 अगर आप कहें यूपी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चंक है। और इन्हीं राज्यों पर इनका फोकस भी होगा, क्योंकि फोकस के चलते ही कल प्रधानमंत्री ने जो मंत्रियों की बैठक ली और उन्हें संदेश दिया कि आप अब जनता के बीच जाकर काम करिए, तो ये संकेत साफ है कि चुनाव को लेकर ही अब एक एक कदम बीजेपी आगे बढ़ रही है और वो एक फोकस के साथ बढ़ रही है। ठीक है मनीष जी, आलोक मेहता सर, शक्ति कुमार, डॉक्टर जीवीआर, चंद्रमणि शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपके साथ में हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि अपडेट महाराष्ट्र से लेकर के यूपी और बिहार तक का क्या है। लेकिन सवाल यही है कि महाराष्ट्र झांकी, क्या बिहार में बड़ी पिक्चर बाकी? क्या बिहार में भी बगावत का नया चैप्टर ओपन होने वाला है? पवार की पावर एनसीपी को कहां लेकर के जाएगी? एनसीपी किसकी एनसीपी असली और किसकी नकली? ये वो सवाल हैं जिनकी भविष्य में तलाश की जाएगी, जिनके जवाब